नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं कर्नाटक के चुनावी माहौल की, क्योंकि बिगुल बज चुका है, यानी तारीखों का औपचारिक ऐलान हो गया है। 13 मई को कर्नाटक का जनादेश आपके सामने होगा, नई सरकार की रूपरेखा आपके सामने होगी। लिहाजा जेहन में पहला सवाल यही आता है कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पलड़ा ज़्यादा भारी नहीं होने पर सरकार बनने की गारंटी आजकल नहीं रह गई है। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा सीटों का महत्व जो है वो ख़त्म हो चुका है। स्पष्ट बहुमत आए और फ्लोर टेस्ट तक टिका रहे वो बहुमत, तभी आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी पार्टी या जो दावा कर रही है सरकार बनाने का, वो सरकार बना ले जाएगी। अब 2018 के पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को ले लीजिए। 224 में 222 सीटों पर चुनाव होता है। भाजपा 104, जनता दल सेकुलर जेडीएस 78 और कांग्रेस को 38 सीटें मिलती हैं। जादुई आंकड़ा था 122 का। अब त्रिशंकु विधानसभा थी, तो बाद में जेडीएस, कांग्रेस और बसपा के एक विधायक ने हाथ मिलाया, गवर्नर से कहा कि मेरे पास 121 हैं, हमें सरकार बनाने का न्योता दो। लेकिन राज्यपाल ने चुनाव बाद गठबंधन को मौका देने के बदले सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी को न्योता दिया, जबकि येदियुरप्पा के पास उतनी सीटें थी नहीं, 104 सीटें थी। और 19 मई को जब बहुमत हासिल करने का मौका आया 2018 में, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, क्योंकि उनको उस वक्त तक कुछ जुगाड़ नहीं कर पाए और एचडी कुमारस्वामी ने सीएम बने। एक साल बाद फिर क्या होता है कर्नाटक में, सियासी ड्रामा होता है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चलता है, 3 हफ्ते हो जाते हैं, रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी होती है। लेकिन उसके महामैनेजर रिसोर्ट पॉलिटिक्स के डीके शिव कुमार वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस के 20 विधायक बागी हो जाते हैं, 15 तो विधानसभा की सदस्यता से ही इस्तीफा दे देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर बागी विधायक सदन में नहीं जाना चाहते तो उनकी मर्जी है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, 23 जुलाई 2019 को कुमारस्वामी विश्वास मत में फेल हो जाते हैं और येदियुरप्पा ने चौथी बार कमल खिलाने में वो सफल होते हैं। जब येदियुरप्पा सरकार के तौर तरीकों पर भाजपा के भीतर सुगबुगाहट शुरू होती है, तो कमल किसको थमाया जाता है, बसवराज बोम्मई को। मतलब एक ही चुनाव से देखिए, वहाँ के दोनों गठबंधन या दलों की सरकार बनती है और 3-3 सीएम बदलते हैं। अब सवाल है कि इस बार क्या बसवराज बोम्मई भाजपा को जीत दिला पाएंगे। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कर्नाटक में अब तक 22 सीएम हुए हैं, लेकिन सिर्फ 3 ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। वैसे बोम्मई सिर्फ 63 साल के हैं और पार्टी की अघोषित रिटायरमेंट उम्र के लिहाज से जवान हैं, लेकिन 17% लिंगायत की नब्ज पकड़ने वाले येदियुरप्पा को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये वहाँ की ज़मीनी हकीकत है। इसीलिए पिछली बार पीएम नरेंद्र मोदी जब बेंगलुरु पहुँचे, कर्नाटक गए, तो इस वीडियो पर सबकी नज़र थी। ज़रा गौर से देखिएगा कैसे मोदी येदी की जोड़ी जो है वो दिखाई दी। खैर, चूँकि चुनाव से पहले इस तरह के प्रतीकों का बहुत महत्व होता है और एक मैसेजिंग की जाती है, लेकिन मोदी का टारगेट साफ है, वो विकास को केंद्र में रखो। लेकिन ये चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है, इसलिए सारे सामाजिक समीकरण भी साध कर रखो। तो मोदी ने हुबली धारवाड़ रीजन में 16,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इसी महीने किया, आपने देखा होगा। ये है डेवलपमेंट प्लान बीजेपी का। इसमें सबसे जो चमकती हुई तस्वीर दिखाई गई या है वास्तविकता है, वो है बेंगलुरु मैसूर हाईवे और धारवाड़ आईआईटी का उद्घाटन। ये बात और है कि उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही कई जगहों से वो बेंगलुरु मैसूर हाईवे के टूटने की भी खबर आई, लेकिन हो सकता है कि वो बारिश के कारण या फिर कुछ लोकल फैक्टर्स के कारण हुआ हो। खैर, अगर हम बाकी भाजपा शासित राज्यों से तुलना करें तो बोम्मई सरकार अपने ऊपर कई दाग लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। और कुछ की गिनती यहीं कर लीजिए। चूँकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो पता चलेगा कि कर्नाटक में क्या माहौल है। तो नंबर 1, चुनाव से ठीक पहले, ये 12 या 13 मार्च की बात है, वो घटना होती है, रेड होता है। उसके बाद भाजपा विधायक मदल विरूपाक्ष घूसखोरी के मामले में अरेस्ट हो जाते हैं। इन पर कमीशन लेकर ठेका दिलाने का आरोप है। इनके घर से 6 करोड़ कैश भी मिलता है। इनका बेटा भी अंदर है और ये भाजपा की छवि पर गहरा धब्बा है। नंबर 2, शीरा घोटाला।
कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे ने कर्नाटक सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने मुंबई की एक कंपनी को शीरा सप्लाई का ठेका दिया, जिसमें घोटाला हुआ है, कंपनी ने जीएसटी भी नहीं दिया है, और इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। ये भी वहाँ एक मुख्य मुद्दा है। तीसरा, 16 जनवरी को ये आता है सामने। कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूनाथ ने ऑडियो क्लिप जारी कर तहलका मचा दिया। उन्होंने 2 बीजेपी विधायकों का नाम लेकर वसूली के आरोप लगाए और बताया कि उन्होंने भी 90 लाख रुपए एक विधायक को दिए अपने काम कराने के लिए। चौथा, 27 अगस्त 2022, पिछले साल चलते हैं। कर्नाटक के 13,000 स्कूलों के एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बताया कि मुंबई सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षा विभाग स्कूलों के सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए घूस की मांग करता है। ये इस हद तक वहाँ पर ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है। पांचवा, 24 अगस्त 2022, कर्नाटक कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने कहा कि वो पीएम को बताएंगे कि कैसे कर्नाटक में हर काम के लिए 40% कमीशन की डिमांड होती है। तभी से विपक्ष ने मुंबई सरकार को 40% वाली सरकार कहना शुरू कर दिया है। और ये बिल्कुल मजी हुई बात है कि भाजपा के किसी भी राज्य में, भाजपा शासित राज्य में, इस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप अभी झेला नहीं है भाजपा ने। छठा, ये अति है, मठ से रंगदारी। हद तो तब हो गई जब लिंगायत संत दिंगालेश्वर स्वामी ने कहा कि अधिकारियों ने उनके बाले होसपुर मठ को फंड रिलीज करने के लिए 30% कमीशन की डिमांड की है। अब ये समझिए कि लिंगायत समुदाय जिसके वहाँ बहुत मठ हैं और इतना ज़्यादा 17% वोट शेयर के साथ मजबूत, वहाँ भी भाजपा की छवि क्या बनी। अब सोशल इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं। भाजपा ने इस चुनाव के लिए जो कैंपेन कमेटी बनाई उसका चेयरमैन उन्होंने सीएम को बनाया है, बसवराज बोम्मई, और शोभा करंदलाजे को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की चेयरमैन वो बनाई गई हैं, जो वोक्कालिगा समुदाय से आती हैं, जिसका वोट शेयर 16% है। लिंगायत आपको मालूम है शुरू से ही भाजपा के समर्थक रहे हैं, 90 के दशक के शुरुआत से, लेकिन वोक्कालिगा जेडीएस कांग्रेस का समर्थन करता रहा मोटे तौर पर। 1990 में तब के सीएम वीरेंद्र पाटिल को राजीव गांधी ने जिस तरीके से हटाया था, तभी से लिंगायत समुदाय कांग्रेस से दूर चली गई थी और वो बहुत नाराज हुए थे। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, पृष्ठभूमि है। निजलिंगप्पा के साथ भी कहा जाता है और लोग मानते हैं कि अन्याय हुआ। खैर, उसी समय भाजपा पूरे देश में भगवा आंदोलन से ताकत पा रही थी। बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा को मजबूती दी 90 के दशक में, और लिंगायत समुदाय पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत रही कि 2013 में जब उन्होंने भाजपा से विद्रोह कर चुनाव लड़ा तो 10% वोट पा गए अकेले दम पर येदियुरप्पा। इसलिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई थी। उस लिहाज से बीएस बोम्मई का कद येदियुरप्पा के आगे कुछ भी नहीं है। इस बार लिंगायत भाजपा को क्यों वोट करेंगे, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिससे उम्मीद कर रही है बीजेपी की वोट सारा उनको मिलेगा। 2 है मुख्यतः। एक, बीएस येदियुरप्पा अब सक्रिय होकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। थोड़े दिनों तक वो बैठे हुए थे, उदासीन थे। उन्हें अपने बेटे विजेंद्र को आगे रखना है, जिसके लिए शायद पार्टी सहमत भी हो गई है। विजेंद्र अब कैंपेन कमेटी के सदस्य हैं। नंबर 2, लिंगायत की जो उपजाति है जिसको पंचमशाली भी कहा जाता है, उसको साथ लाने की कोशिश जारी है। जो रिजर्वेशन न मिलने से कुछ नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी भाजपा ने सफलता हासिल कर ली है। अब अगर उधर देखें कांग्रेस की रणनीति, तो कांग्रेस वोक्कालिगा समुदाय से उसको उम्मीद है कि वो वोट बैंक उसको मिलेगा। खासकर ओल्ड मैसूर के इलाके में भाजपा कमज़ोर है, जहां कांग्रेस मजबूती पा सकती है। और इसी नाते एमबी पाटिल को एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है, जो खुद लिंगायत हैं और लिंगायत मठों में उनकी पहुंच है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उत्तर कर्नाटक में जहां भाजपा मजबूत है, वहां भी वो सेंध लगा पाएंगे। वो कालिगा डीके शिव कुमार और लिंगायत एमबी पाटिल के बूते कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है कि तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाए। हालांकि पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी कुरुबा समुदाय से आते हैं, उनको अहिंदा समेत पिछड़े वर्गों का भी समर्थन मिलता है। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस लगभग
इस बार रेनबो कॉम्बिनेशन बनाएगी और 70 सीटों पर टैक्टिकली लिंगायत उम्मीदवार उतारेगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 35 सीटें लिंगायत को दी थी, तो इस बार थोड़ा सा रणनीति में परिवर्तन कांग्रेस करने जा रही है। उधर अगर देखें जेडीएस को, कद्दावर नेता उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने भी अपनी रणनीति बना ली है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को सीएम बनाना एक बहाना है। चुनाव के बाद भाजपा किसी ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को सीएम बनाने वाली है। इस उनके बार बार ये कहने से उत्तर कर्नाटक में हलचल जो है वो बढ़ गई है। लेकिन अगर हम नतीजों की बात करें, ये 13 मई को पता चलेगा। जाते जाते एक लेटेस्ट सर्वे बता दें जो हुआ कर्नाटक को लेकर, वो शायद एक एजेंसी ने किया है, उसके मुताबिक तो कांग्रेस को 117-18 सीटें मिलती हुई दिखाई देती है। खैर, अंतिम परिणाम जनता तय करेगी। 13 मई का इंतजार करते हैं। हम अगला शो लेकर आएंगे अब शुक्रवार को, तब तक के लिए करिए इंतज़ार। नमस्कार।